मैंने बताया कि मंडोर के प्रतिहारों की जानकारी बाउक वाली प्रशस्ति देती है और दूसरा आपकी देती है घंटियाला वाले अभिलेख। बाउक वाली प्रशस्ति बाउक की है, घंटियाला वाले अभिलेख कक्कुक के हैं। वो 837 के, ये 861 के हैं। अब उनमें अपने को वंश परंपरा मिलती है हरिश्चंद्र से लेके, एक में बाउक तक, एक में हरिश्चंद्र से लेकर कुक्कुक तक। तब कोई पूछेगी मंडोर के प्रतिहारों का मूल पुरुष कौन था? हरिश्चंद्र। तो उनके प्रतिहारों का मूल पुरुष हरिश्चंद्र है। ये याद रखने वाली बात है, ये कोई पूछ लेगा मंडोर के प्रतिहारों का मूल पुरुष किसे माना जाता है? हरिश्चंद्र को। या हरिश्चंद्र को किसका मूल पुरुष माना जाता है? तो मंडोर के प्रतिहारों का माना जाता है। अभिलेख ये भी बताते हैं, वो प्रशस्तियां और अभिलेख दोनों में ज्यादातर सेम सी जानकारियां, क्योंकि ज्यादातर अपने वंश परंपरा के बारे में बता रहे हैं वो लोग। तो कहते हैं कि उसकी एक उपाधि है और उपाधि दी भी है, इसमें नहीं लिखी हुई, मैं लिखता हूं, रोहलिद्धि। उसकी एक उपाधि दी हुई है, रोहलिद्धि। किसी ने कहा साहब इस रोहलिद्धि का मतलब क्या हुआ? ये जो आपने रोहलिद्धि लिखा है, इसका मीनिंग क्या होता है? इतिहासकारों का इसका मतलब होता है एक्सपर्ट इन योगा, जो योग क्रिया में निपुण है। तो बंदा योगा करता होगा, योगा करता था इसलिए कह दिया गया कि साहब योग क्रिया में निपुण, उसको रोहलिद्धि का है उन्होंने। तो हरिश्चंद्र के बारे में एक बात तो ये हुई कि वो योगा करने में निपुण था, योग क्रिया में निपुण था वो बंदा। जैसे हम एक पढ़ते हैं, चौहानों में पढ़ते हैं कि राजा चंद्रराज की रानी रुद्राणी या आत्मप्रभा योग क्रिया में निपुण महिला थी। वैसे वैसे प्रतिहार कहते हैं कि हमारा जो मूल पुरुष था हरिश्चंद्र, तो बाबा रामदेव था। योगा बहुत शानदार आता था, फ्लेक्सिबल था पूरा शरीर। केवल योग नहीं आते, वो वेद शास्त्रों का ज्ञाता है, रटे हुए हैं पूरे, नोट्स तैयार हैं बंदे के, कुछ भी पूछ लो आप उसको। इसलिए उसके लिए एक शब्द और लिखा इन्होंने, और उन्होंने कहा ये जो हरिश्चंद्र है इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया उन्होंने, विप्र, कि विप्र हरिश्चंद्र। और इतिहासकारों ने कहा कि विप्र है, इसका मतलब वो ब्राह्मण था। विप्र का मतलब ब्राह्मण से लगाया जाता है, हालांकि विप्र का मतलब विद्वान भी होता है, क्योंकि पहले पढ़ने लिखने का काम ब्राह्मणों के पास ही था, वे ही विद्वान थे, इसलिए धीरे धीरे ये शब्द ब्राह्मणों के लिए प्रयुक्त होने लग गया। तो ऐसा माना जाता है कि मंडोर के प्रतिहारों की जो उत्पत्ति है वो हरिश्चंद्र नामक ब्राह्मण से है। कई लोगों के लिए कहा जाता है, चौहानों के लिए कहा गया कि वो वत्स गोत्रीय ब्राह्मण की संतान है, गुहिलों के लिए भी कहा जाता है कि वो ब्राह्मण की संतान है। इधर इनके लिए भी ऐसी बात आई होगी, तो ये भी याद रखना है। हरिश्चंद्र को विप्र बताया गया है, मुझे लगता है शायद उसको विप्र इसलिए बताया गया है क्योंकि उसको वेद शास्त्र आया करते थे। वही एग्जैक्टली बात कि आप ज्यादा इंटेलिजेंट हो तो आपको कह दिया जाए कि भाई आप विप्र हो। और मैं इस बात को वैसे समझाऊं तो कोई ज्यादा पैसे वाला हो जाए तो अपने कह देते हैं ओ भाई टाटा अंबानी है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसकी जाति टाटा अंबानी होगी, इसका मतलब ये उनके समकक्ष है, उनके जैसा है। कई बार कुछ मुहावरे, कोई शब्द विशेषण बन जाते हैं अपने आप में, किसी दूसरे के लिए वैसा वैसा प्रयुक्त होने लग जाता है। पर अपने ध्यान यही रखना, कोई पूछे तो कि भाई हरिश्चंद्र को क्या बताया गया, तो एग्जैक्टली आप मानना कि हरिश्चंद्र को ब्राह्मण बताया गया है, वो वेद शास्त्रों का ज्ञाता था और वो योग क्रिया में निपुण था। इवन ये कहा गया कि उसकी दो रानियां थी, एक रानी ब्राह्मण थी, एक रानी क्षत्रिय थी। एक ब्राह्मण रानी थी और एक क्षत्रिय रानी थी। और कहा गया जो ब्राह्मण रानी से बच्चे पैदा हुए वो ब्राह्मण प्रतिहार, जो क्षत्रिय रानी से बच्चे पैदा हुए वो क्षत्रिय प्रतिहार। और क्षत्रियों का काम शासन करना होता था, तो जो क्षत्रिय रानी के जो पुत्र उत्पन्न हुए उन्होंने बाद में आगे शासन करना शुरू किया, या रक्षा करनी होती थी, और रक्षा करने वाला राज किया करता था उन दिनों के अंदर, तो उन्होंने बाद में शासन करना शुरू किया। इतिहासकार ये भी कहते हैं कि आज भी जोधपुर साइड में प्रतिहार ब्राह्मण रहते हैं, और संभवतः वो इसी हरिश्चंद्र के इस लीनेज के अंदर रहे होंगे। उनकी जानकारी अपने को मिलती नहीं, क्षत्रिय वाले राजा बने, उन्होंने अभिलेख लगवाए तो उनकी अपने को जानकारियां मिल जाती। क्षत्रिय प्रतिहार जो थे चार, उनके नाम और बताएं, हरिश्चंद्र के चार बेटों के नाम और, भोगभट्ट, कक, रज्जिल और दद्द। ये दद्द है, ध्यान रखना। नाम और बताए हुए कि कौन कौन है, कि भोगभट्ट है, कक है, रज्जिल है और दद्द है। हरिश्चंद्र नामक एक ब्राह्मण
जो इनका मूल पुरुष माना गया है, जो योग क्रिया में निपुण होने की वजह से रोहलिद्दी कहलाता था, तथा वह वेद शास्त्रों का भी ज्ञाता था, जिसकी दो रानियां ब्राह्मण पत्नी से ब्राह्मण प्रतिहार और क्षत्रिय पत्नी से क्षत्रिय प्रतिहार हुए, जिनके नाम कर्म से भोग भट्ट, कक, रज्जिल और दद है। मैं तो जब भी इनको पढ़ता हूं तो मुझे बड़ी हंसी आती है कि इसमें लिखा हुआ है कि जो क्षत्रिय रानी से उत्पन्न हुए वो शराब पिया करते थे, मद्यपान किया करते थे। तो मुझे लगा यार ये परंपरा पुरानी है, मतलब, और पुरानी नहीं है, उन्होंने अभिलेख के अंदर लिखा हुआ है। ये वाला जो काम है ना, ये डेली अपना, तो ये और मद्यपान करने वाले क्षत्रिय प्रतिहार। तो इसका मतलब कहा कोई ब्राह्मण तो देखो दूर रहते हैं इन चीजों से, वो तो पास ही नहीं जाए। ये जो इधर वाले है ना, इनको डेली शाम को चाहिए ये। तो ये बात भी अभिलेखों के अंदर लिखवाई है इन लोगों ने। फिर कहा ये चारों शक्तिशाली थे, और इन चारों शक्तिशाली लोगों ने मिलके पहले तो मंडोर जीता। अब पहले किसके पास था ऐसी कोई जानकारी इनके पास ज्यादा है नहीं। मंडोर जीता और फिर मंडोर जीत के इसके चारों तरफ परकोटा बनवाया। किस किस चार ने? तो भोग भट्ट, कक, रज्जिल और दद ने। अब इसके बाद में आगे वाले जो नाम है वो रज्जिल से नाम शुरू होते हैं। तो शायद भोग भट्ट और कक दोनों जब मंडोर जीत रहे थे तो देश के काम आ गए। जब भी मंडोर जीता होगा तो किसी के साथ युद्ध हुआ होगा, और इस युद्ध के अंदर दोनों वीर गति को प्राप्त हुए होंगे, तो वो अगले राजा नहीं बने। इनकी जो वंशावली मिलती है वो रज्जिल से शुरू होती है, कि राजा प्रॉपर जो बना था तो वो रज्जिल बना था मंडोर का। यहां पर ये भी याद रहे कि रज्जिल से इनकी वंशावली शुरू होती है। तो हरिश्चंद्र के बारे में याद रहेगी बातें। रोहलिद्दी मतलब योग क्रिया में निपुण बंदा, एक्सपर्ट इन योगा, परफेक्ट इन योगा, और इसको विप्र कहा गया है, वेद शास्त्रों का ज्ञाता था। विप्र का मतलब ब्राह्मण होता है, इसको ब्राह्मण माना गया है। उसकी दो रानियां हैं, ब्राह्मण रानी और क्षत्रिय रानी। क्षत्रिय रानी से चार, भोग भट्ट, कक, रज्जिल और दद। इन चारों ने मंडोर जीता और मंडोर का रैम्पार्ट, परकोटा बनवाया, उसकी चार दीवारी बनवाई, प्राकार बनवाया उन्होंने। अब रज्जिल, बस एक बात याद रखने वाली है कि मंडोर के प्रतिहारों की वंशावली कौन से शासक से शुरू होती है, तो वो यहां से। मूल पुरुष उनका जरूर आपके वो बताया गया, हरिश्चंद्र बताया गया, पर राजा वगैरह बनने शुरू हुए तो रज्जिल से बनने शुरू हुए भाई। उसके बाद एक राजा है नरभट्ट, कहते हैं बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति था नरभट्ट। आसपास वालों को ठोका उसने पकड़ पकड़ के। अब भगवान जाने ऐसा क्यों कहा, पर उन लोगों ने इसकी उपाधि दे दी। ये पढ़ लेना आप, जो कुछ भी ये लिखा हुआ है आप पढ़ लेना। ऐसी उपाधि है नरभट्ट की, ऐसी उपाधि है। उसने ठोका होगा लोगों को पकड़ के, लोगों ने कह दिया साहब देख लो ऐसी उपाधि इस आदमी को दी जानी चाहिए। नरभट्ट है, नाम ही देख लो, नरभट्ट, नरों में भट्ट था वो इस मामले में। फिर एक नागभट्ट, इसका एक नाम और मिलता हमें, नाहड़। याद रखने की बात है, आरपीसी का क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसने कहा कि साहब राज्य जो है राजधानी मंडोर है, को राज्य का विस्तार हुआ होगा, इसको लगा यार मंडोर में बैठ के कंट्रोल नहीं किया जा सकता, थोड़ा और बीच में चलें, तो इसने राजधानी बनाई मेड़ता, नागौर वाला मेड़ता। मुझे याद है एक बार आरपीसी का क्वेश्चन है, पता नहीं कौन सा एग्जाम था, कि कौन से प्रतिहार राजा ने मंडोर को हटाकर मेड़ता को अपनी राजधानी बना लिया था, या अपनी राजधानी को मंडोर से मेड़ता लेकर गया था। नागभट्ट। नागभट्ट ने इसको मेड़ता को अपनी राजधानी बना लिया था। हालांकि कहते हैं कि मेड़ता कोई वैसे राजधानी नहीं गई थी, मंडोर उसके बाद भी मुख्य केंद्र बना रहा था। तो शायद हो सकता है उसने थोड़े समय के लिए उधर एक सब सेंटर स्टैब्लिश कर लिया हो कि जोधपुर में हाई कोर्ट है, जयपुर में बेंच बना लो। तो वैसे कुछ करने की कोशिश की हो, क्योंकि आगे वालों को हम वापस मंडोर के अंदर ही देखते हैं। तो थोड़े टाइम के लिए उस राजा ने एक वहां सेंटर बनाया होगा। हो सकता है कोई वहां उपदर्व होते हो, प्रशासन वहां से थोड़ा ढंग से चलता हो, वो किसी टाइम वहां जाके रहा हो, तो कुछ सालों के लिए उसने राजधानी रख ली। पर हमें मंडोर उसके बाद भी राजधानी दिखाई देती है। पर ये बात याद रखना, इस नागभट्ट को नाहड़ कहा जाता है। इससे एक बात याद आती है कि अपने राजस्थान की जनश्रुतियों में, राजस्थान की किंवदंतियों में एक प्रतिहार राजा बहुत फेमस हुआ, जिसका नाम है नाहड़ राव। नाहड़ राव नाम का प्रतिहार राजा हुआ है। हालांकि चंद बरदाई का पृथ्वीराज रासो इतिहास को, थोड़ी सी घटनाओं को एग्जैक्टली उस फ्रेम में नहीं रख पाता, थोड़ा उल्टा सीधा कर देता है। और उस नाहड़ राव के लिए कहा जाता है कि वह पृथ्वीराज चौहान के समकालीन था और उसने पृथ्वीराज चौहान से युद्ध किया था। हालांकि जब हम इस नागभट्ट का और पृथ्वीराज का तो जब सन देखते हैं तो ये सन आपस के अंदर नहीं मिलते। तो कहा जाता है कि ये बात गलत है और बाद में किसी ने यूं जोड़ दी होगी, या जनश्रुतियों पर आधारित बातें ऊपर नीचे हो जाया करती थी, थोड़ी बहुत सन वगैरह ऊंचे नीचे हो जाया करते थे।
तो एक तो नाहट राव के बारे में बात वो प्रसिद्ध है। एक नाहट राव के बारे में यह भी प्रसिद्ध है कि उसने पुष्कर के घाटों का निर्माण करवाया था, कि पुष्कर के घाटों का निर्माण करवाने वाला राजा भी नाहट राव था। आप याद रखना नॉर्मली यूं ही। अब ये नागभट्ट, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि नागभट्ट था, हालांकि ओझा जी मना करते हैं, ओझा जी कहते हैं ये नागभट्ट ये नहीं है, वो तो जो भीनमाल वाले प्रतिहार हुए थे और उनमें जो नागभट्ट सेकंड हुआ था, उस नागभट्ट सेकंड ने यहां पर ये बनवाए होंगे। वो बहुत पॉपुलर रहा था, वो बहुत बड़ा राजा रहा था और उसको भी नाहड़ कहा करते थे। इधर भी कोई नाहड़ हुआ होगा, इसलिए लोगों ने आपस में मिला दिया उनको। पर याद रखना आपने कि ये पुष्कर वाले घाटों के लिए कहा जाता है कि इसी नाहड़ राव नाम के प्रतिहार राजा ने करवाए थे। मैं भी यही हो, चीजें इतनी भी नहीं इधर उधर हुई हो जितना इतिहासकार मानते हैं। राजधानी बनाया। इसके दो बेटे हुए, एक बेटे का नाम था भोज, एक बेटे का नाम था तात। दो थे, एक तो है तात और एक है भोज। बड़ा बेटा था तात, राजा तात को ही बनना चाहिए था, लेकिन तात को यह समझ में आ गई थी कि ये दुनिया, ये महफिल काम की नहीं है। कुछ नहीं पड़ा वैसा, राजकाज, युद्ध, लड़ाइयां, जीत, प्रशस्तियां, अभिलेख, दुनिया पित्तल दी है, मोह माया है, बंधन है। इन सब से दूर जो जाता है सच्चा पुरुष वही है। उसने अपने छोटे भाई भोज को कहा कि भोज, राजा तुम बनो। तो भैया आप क्या करोगे? कि मैं उसी मंडोर में जो मांडव्य ऋषि का आश्रम बना हुआ है, उस सुंदर जगह जहां पर पानी की भी कमी नहीं है, पहाड़ पर शांति सुकून जहां पर है, वो तपस्या करूंगा। तो कहा जाता है कि मंडोर के पवित्र आश्रम, जिसके लिए कहा जाता है कि वो मांडव्य ऋषि का आश्रम था, वहां पर जाके तपस्या करने लग गया था और छोटे भाई भोज को राज्य सौंप दिया था। मांडव्य ऋषि का आश्रम था इसलिए मंडोर था। हालांकि हम कहानियां और जोड़ते हैं, हम कहते हैं हमारा मंडोर बहुत पुराना है, रावण का ससुराल है। मंदोदरी यहीं की राजकुमारी थी, मंदोर की राजकुमारी थी, इसलिए उसका नाम मंदोदरी है। मैंने किसी पहले की क्लास में भी बताया होगा कि ऐसे नाम तो रखे जाते थे। गांधार की राजकुमारी गांधारी, कौंते देश की राजकुमारी कुंती, कैकई देश की राजकुमारी कैकई, पांचाल देश की राजकुमारी पांचाली, मिथिला की राजकुमारी मैथिली। इट में कि मंदोर की राजकुमारी मंदोदरी हो, फिर रावण जोधपुर वालों के फूंफूसा हो जाएंगे। शादी हुई होगी उसकी यहां पे रावण की, मानते भी हैं लोग। आज भी जोधपुर के अंदर ब्राह्मणों की एक ब्रांच रहती है और वो मानते हैं कि साहब जवाई साई थे, हमारे इधर ही उनकी शादी हुई थी। तो ये मांडव्य ऋषि, मंदोर, मंदोदरी, कई कहानियां आपस में जुड़ी हुई है। तो याद रखना कि भाई इस नागभट्ट ने तो राजधानी अपनी मेड़ता ले गया था, इसके दो बेटों में से तात ने राज्य छोड़ दिया था। महान लोग हैं और मैं हमेशा इस बात के लिए, भारतीय सभ्यता के लिए कहा जाता है कि भारतीय सभ्यता भोग में नहीं त्याग में विश्वास करती थी। हमें अक्सर वो लोग बहुत अच्छे लगे हैं जिन्होंने त्याग किया, सैक्रिफाइस। उन लोगों की हमने विरदावलियां गाई है। अभी तक जो ज्यादा पैसे बटोरने वाला, अपने पे सब कुछ लगाने वाला, अपने को उतना पसंद नहीं आता जितना पसंद कोई दूसरा आदमी जो त्याग करता है। मुझे लगता है यदि महेंद्र सिंह धोनी नीचे बैटिंग करने के लिए नहीं आता तो भारतीय इतिहास में, क्रिकेट के इतिहास में इतना प्रसिद्ध नहीं होता। हमें लगा कि यार त्याग है। दादा सौरव गांगुली कभी उसको वन डाउन भेज के गया था और उसके सबसे बेहतरीन स्कोर 148 और 183 फर्स्ट डाउन बैटिंग करते हुए आए हैं। पर जब वह कप्तान बना तो उसने कहा कि तुम खेलो, मैं पीछे बैठा हूं। उसने खुद को 45 बॉल और 41 रनों तक सीमित कर लिया। इसलिए शायद भारतीय इतिहास में वो ज्यादा महान वाली श्रेणी के अंदर आने लग गया। जबकि इतना बेहतरीन बैट्समैन नहीं वो, इतनी अच्छी टेक्निक नहीं थी उसकी, पर उस त्याग वाली प्रवृत्ति हमें खींचती है। किसी ने भी वो त्याग किया हो वो हमें अच्छे लगे हैं अक्सर।
ये भारतीय परंपरा थी। कैकेयी राम के लिए वनवास और अपने बेटे भरत के लिए राज्य मांगती है, पर भरत जब राज्य का भी त्याग कर देते हैं तो हमारी नजरों में और बढ़ जाते हैं कि नहीं यार, भाई हो तो ऐसा, राज का त्याग कर दिया। तो वे तमाम लोग जिन्होंने त्याग किए हैं, हमने उनको महान माना है। वो परंपरा थी, इसलिए तात ने भी कहा कि भोज, तुम भोगिए राज्य, अपने मांडव्य ऋषि के आश्रम में जाके कहीं परलोक सुधारने का यत्न करेंगे। भोज बना, कोई ज्यादा बातें नहीं भोज के बारे में अपने पास, मैं इनकी वो दिखा रहा हूं। इसके बाद यशोवर्धन बना, कोई ज्यादा बातें नहीं। फिर एक चंदुक बना, कोई अपने पास ज्यादा बातें नहीं, नाम नाम याद रखने। सिलुक बना, सिलुक के बारे में कि उसने त्रवणी और वल को जीत लिया। त्रवणी फलोदी, वल जैसलमेर वाला इलाका। और जोड़ना इस बात से, अपने राज्य में मिलाया और वल मंडल के राजा भट्टी देवराज से, भट्टी नाम है, वल जैसलमेर है, जैसलमेर में भाटियों का राजा था। ये कहता है वल मंडल के भट्टी देवराज से उसका छत्र छीन लिया। हम और कहते हैं कि जैसलमेर के राजा छत्र धारण किया करते थे, इसलिए उनको छत्राला यादवपति कहा जाता है। भगवान कृष्ण के उत्तराधिकारी है वो, तो हो सकता है छत्र छीन लिया, इसका मतलब है युद्ध के अंदर उसको हरा दिया होगा। छीन के एग्जैक्ट ऐसा भी नहीं कि लेके इसके पास आ गए और आप सोचो फिर अब उनके पास कैसे आया, वापस कैसे गया। छीनने का मतलब वो नहीं कि भाई आप किसी कहोगे उसने अपनी पगड़ी किसी के पैरों में रख दी, इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई वो अब पगड़ी वो जो थी वही वहीं छोड़ के चला गया, अब रही नहीं। इसका मतलब है एक बार उसका राज्य उसने खत्म किया, उसको युद्ध में हराया है, उसके छत्र पे वो जाके बैठा होगा, फिर कहा अब बैठ जा वापस। तो सिलुक वाला याद रखना। तो ये चीजें जोड़ती भी है उनको कि उस साइड में उसने अटैक किया होगा। तो त्रवणी और वल को जीतकर अपने राज्य मिला और वल मंडल के राजा भट्टी देवराज से उसका छत्र छीन लिया। ऐसी बातें किसके लिए कही जाती है? सिलुक के लिए। फिर एक राजा है कक। नागभट्ट, भोज, यशोवर्धन, चंदुक, सिलुक, अब आगे कक। कक नाम का राजा है। ये कक के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो भीनमाल वाले प्रतिहार थे या जिन्होंने बाद में अपनी राजधानी कन्नौज बना ली थी, उनमें एक राजा हुए वत्सराज। जब आप इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ोगे तब और पढ़ोगे, वत्सराज नाम का राजा हुआ है, ये उसका सामंत था। वत्सराज ने बंगाल के राजा धर्मपाल से युद्ध किया था, मुंगेर का युद्ध। ये उसका सामंत था और उसकी तरफ से मुंगेर के युद्ध में लड़ने के लिए गया था, धर्मपाल के खिलाफ लड़ा था। यह व्याकरण, ज्योतिष, तर्क, तर्क का देखो, व्याकरण आप जानते हो, ग्रामर, ज्योतिष आप जानते हो, एस्ट्रोलॉजी। तर्क के लिए ऐसा कहा जाता है कि इंडियन फिलोसॉफी में एक फिलोसॉफी है न्याय, न्याय दर्शन, न्याय फिलोसॉफी। और न्याय दर्शन को इंडियन फिलोसॉफी का तर्क शास्त्र कहा जाता है कि जितने लॉजिक उन्होंने इंडियन फिलोसॉफी के अंदर दिए उतने कोई लॉजिक नहीं दे पाया। तो ऐसा कहा जाता है इस कक के लिए कि उसको यह भी आया करता था, न्याय शास्त्र भी आया करता था। वो ग्रामर जानता है, वो एस्ट्रोलॉजी जानता है, वो न्याय शास्त्र जानता है, का ज्ञाता है, और कविता में निपुण है। और कविता के लिए तो कहा जाता है उसको सब भाषाओं में कविता आया करती थी, जितनी भाषाएं उस टाइम उसके आसपास थी सबके अंदर वो कविता कर लिया करता था। दो रानियां थी उसके, एक भाटी रानी थी पद्मिनी, इसका मतलब भाटियों से कांटेक्ट हुआ उनका, पद्मिनी। और मुझे पद्मिनी नाम से और लगता है कि भाटियों की राजकुमारियों के नाम अक्सर ज्यादा पद्मिनी रखे गए होंगे, क्योंकि हम तो जो मेवाड़ वाली थी पद्मिनी, उसके लिए भी कहा जाता है कि वो भी एक भाटी राजकुमारी थी। और पुगल के राजा थे पुण्यपाल भाटी, उन पुण्यपाल भाटी की पुत्री थी। भले मोहम्मद जायसी की पुस्तक आपके पद्मावत के आधार पर उसे बाद में सिंहल देश की राजकुमारी गंधर्व सेन और चंपावती की पुत्री बताया गया हो, पर राजस्थान की जनश्रुतियां तो अभी भी पुगल के पुण्यपाल की पुत्री बताती है उसको, तो शायद ये नाम यहाँ पे ज्यादा पॉपुलर रहा होगा। तो उसकी भाटी रानी पद्मिनी से एक बेटा हुआ बाउक, और एक रानी और थी दुर्लभ देवी, जिसका वंश नहीं बताया, उससे एक बेटा कक्कुक। तो मैं आपको जो बता रहा था कि भाई बाउक और कक्कुक भाई है दोनों, पहले बाउक राजा बनता है फिर कक्कुक राजा बनता है। तो कक के बारे में ये बात है कि जो भीनमाल वाले राजा थे, वत्सराज जो था,
ये उसका सामंत था, उसके साथ में युद्ध लड़ने के लिए गया, मुंगेर के युद्ध में धर्मपाल को हराता है। धर्मपाल बंगाल का राजा है। जब आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे तब इन भीनमाल वाले प्रतिहारों के बारे में भी बहुत ढंग से पढ़ोगे, जो बाद में कन्नौज शिफ्ट हो गए थे, और कन्नौज के लिए जो पालों के, प्रतिहारों के और राष्ट्रकूटों के बीच में जो संघर्ष हुआ था उसको और ढंग से पढ़ोगे। यहां पर वो यदि हम पढ़ने शुरू करते हैं तो चूंकि राष्ट्रकूट पाल तो राजस्थान हिस्ट्री में पढ़ नहीं पाते, इसलिए वो वाले प्रतिहार भी समझ में नहीं आते, तो इंडियन हिस्ट्री में पढ़े जाते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। बाउक, बाउक के बारे में, बाउक प्रशस्ति मैंने बता दिया 837, और उस 837 वाली बाउक प्रशस्ति से ही पता चलता है कि हरिश्चंद्र जो है वो लगभग 597 के आसपास में रहा होगा। मैंने वो बताया था कि इनके वो निकालने का तरीका होता है कि 20-20 साल पीछे जाते हैं, तो 837 से जब 20-20 साल पीछे जाते हैं तो हरिश्चंद्र का जो टाइम आता है वो 597 ईस्वी के आसपास में आ जाता है, तो इस टाइम के आसपास में रहा होगा। आप और देखिए, 566 के आसपास में गुहिल, 551 के आसपास में वासुदेव, 597 के आसपास में ये आपका इधर लगभग एक टाइम पीरियड के अंदर राजस्थान के अलग अलग छोरों में ऐसे ऐसे वंश उत्पन्न हो रहे हैं इन दिनों के अंदर। तो इसने भुआकूप के युद्ध में मयूर नाम के राजा को हराया। भगवान जाने भुआकूप नाम की जगह कौन सी पड़ती है, मुझे लगता है रोहिंसकूप जब घंटियाला को कहते हैं तो उसके आसपास की कोई जगह भुआकूप रही होगी, और वहां पर मयूर नाम के राजा को हराया। मयूर राजा का नाम नहीं हो सकता है, उनका मयूर चिन्ह रहा हो, जैसा कि हम मानते हैं कि मौर्यों का चिन्ह मयूर था, या हो सकता है कोई मौर्य रहे हो जिनकी यहाँ पे ब्रांच रही हो इसलिए उसको मयूर कह दिया गया हो, कोई जानकारियां है नहीं ज्यादा। पर उसने भुआकूप के युद्ध में मयूर नाम के राजा को हराया था और मंडोर में प्रशस्ति लगवाई थी, जिसकी बात मैं शुरू में आपको बता चुका हूं, जो मंडोर के विष्णु मंदिर में लगवाई गई, जिसे कालांतर में जोधपुर के शहर पनाह में लगा दिया गया था। फिर कक्कुक, लास्ट में कक्कुक के बारे में अपने 800 घंटियाला शिलालेखों के अनुसार इसने अपने सतचरित्र से, मैंने वहां भी बता दिया था, यहाँ वापस लिखा हुआ है, मरुस्थल वाला इलाका जो था, माड़, तमणी, अज, गुर्जरात के लोगों का अनुराग प्राप्त किया। वहां मैंने बताया था यहाँ इनकी लोकप्रियता थी, एक दो जगह मैंने वहां और लिख दी थी, यहाँ पे थोड़ी कम लिख दी। वापस लिखा हुआ है कि इसने वडनालय मंडल में, ये वडनालय मंडल भी अब एग्जैक्टली जगह का नहीं पता चल रहा है, पर ये शायद घंटियाला के आसपास की कोई जगह है। पर इससे एक चीज देखो कितनी जोरदार पता चलती है कि वडनालय मंडल में भीलों के पालों को जलाकर उपद्रव शांत किया, कि भील भी यहां पर उपद्रव कर रहे हैं और उसने उनके पाल जला दिए। हम आगे पढ़ेंगे कि भीलों के गांवों को पाल कहा जाता है। तो भीलों की कोई बस्ती रही होगी जिसको इसने जला दिया होगा, जलाने का मतलब है उनका उपद्रव शांत कर दिया होगा यहां पे, तो इन भीलों के पालों को जलाकर उनका उपद्रव शांत किया। अब फिर लिखा है, रोहिंसकूप के निकट गांव में बाजार बनवाकर महाजनों को बसाया। इसका मतलब रोहिंसकूप जो है वो एक व्यापारिक केंद्र है, आसपास के जो लोग हैं वडनालय मंडल के भील और आभीर जो लोग हैं वो यहाँ पे उपद्रव मचाते होंगे, उसने उन उपद्रवों को शांत किया और बाणियों कहा कि यहां बिजनेस कीजिए, मैं बैठा हूं, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि व्यापार वाणिज्य के लिए शांति स्थापित होना सबसे अधिक जरूरी है। और इसने उन बाणियों कहा भाई यहां आ जाओ, आप तो यहां पर बिजनेस कर लो, शांति स्थापित मैं कर दूंगा। बाणिया सबसे पहले शांति चाहता है कि यार मगजमारी नहीं, लड़ाइयां वड़ाइयां नहीं हो, अपने से शांति से व्यापार करना है, उससे वो अपना धन कमाने की कोशिश करता है। बंगाल की बुरी स्थिति के लिए ये बहुत बड़ी जिम्मेदार वहां की सरकारें रही है कि पहले कम्युनिस्ट हमेशा मानते थे कि बाणिये लोगों को चूस जाते हैं, उनके पैसे खा जाते हैं, इसलिए उन्होंने बाणियों को पनपने नहीं दिया। यदि कोई बाणिया जाके वहां पे पनपने की कोशिश किया तो कम्युनिस्ट गुंडे आते हैं, वो उनकी दुकानों को लूट लाट लिया करते हैं। कालांतर में कम्युनिस्टों को लास्ट में जाके बुद्धि आई जब बुद्धदेव भट्टाचार्य मुख्यमंत्री बने और उन्होंने टाटा को कहा कि तुम तेरे नैनो का जो बना रहे हो कार, इसकी फैक्ट्री हमारे सिंगूर में लगा लो, बंगाल में। सिंगूर में टाटा ने फैक्ट्री लगाने की कोशिश की, इतने में ममता दीदी जाग गई और ममता दीदी ने कहा कि नहीं, ये सब बंगाल में नो चल, और तुम हमारे लोगों को लूट लोगे। मना कर दिया टाटा ने। टाटा ने कहा टाटा इधर फैक्ट्री नहीं लगाएंगे। तो टाटा कहां जाए? उन दिनों में नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और गुजरातियों के कण कण में व्यापार बसा होता है। गुज्जू भाई व्यापार के लिए फेमस है। साणंद में जगह दे दी। कहते साणंद में जो जगह दी थी वो कांग्रेस का सरपंच था, और कांग्रेस का कार्यकर्ता था। नरेंद्र मोदी ने उसको लेटर लिखा कि गुज्जू भाई
व्यापार होगा, प्लीज आने दो, आसपास के लोगों को खूब फायदा होगा। पॉलिटिकल विचारधारा अपनी अलग अलग है, कोई बात नहीं। उसने कहा कि हाँ साहब, टाटा आराम से यहां आया, उसने फैक्ट्री यहां शिफ्ट कर ली। बंगाल बेचारा वैसा वैसा पिछड़ा हुआ ही है। जिस बंगाल के लिए कहा जाता है कि अंग्रेजों ने वहां से धन कमा कमा के अपने औद्योगिक क्रांति कर ली थी, कि जब भी हम कहते हैं कि अंग्रेजों ने लूट लिया, तो एग्जैक्टली उसी को समझा करो बंगाल को। आप दुखी मत हुआ करो, लूट लिया था अंग्रेजों ने, अपने पास लूटी जाने जैसा कुछ था ही नहीं, अपने खाने के दाने नहीं हुआ करते थे, क्यों लूटते अपने को। इसलिए अंग्रेजों ने अपने पे तो प्रत्येक शासन ही नहीं किया। सियाने थे, भले थे इस मामले में बड़े, वो लगा क्या लाएंगे रे इनके उधर जाके, तो अपने पे तो संधि संधि करके छोड़ दी थी कि ठीक है तुम तो आर्मी वार्मी बनाए, इसके खर्चे दिए जाए दे दिया करो। और खूब सारे लोगों से तो खर्चे भी नहीं लिया करते थे, देते थे, बाप रे तुम ले जाओ रे, भूखे मत मर जाना उधर कहीं पे। वाणिये थे वो तो खुद उन जगह पे गए जहां पर फायदा हो सकता था। तो ये बात कक्कुक बहुत अच्छे से जानता है। उपद्रव करने वालों को सब कहा कि चुप, इधर आएंगे भाई, वैसे वर्ग यहां पर आएगा, महाजन आएंगे, दुकान लगाएंगे, आप सबको फायदा होगा, हमें भी फायदा होगा। तो उसने रोहिंस कूप में बाजार बनवाकर महाजनों को बसाया। रोहिंस कूप घंटियाला हम जानते हैं, तो बुआ कूप, वड़नाल्य मंडल, ये सब आसपास की कोई जगह रही होगी वहां पर। रोहिंस कूप और मंडोर में जय स्तंभ लगवाए, ये बात मैंने बताई दी थी। संस्कृत में काव्य रचना करता था, ये बात मैंने आपको और बताई दी थी। ये कक्कुक के बारे में जानकारी है। हमें इनकी वंशावली यहीं तक मिलती है, एग्जैक्ट लगातार जो वंशावली है वो यहां तक मिलती है, इसके बाद इनकी वंशावली नहीं मिलती। मैं वो वापस उस पे जाता हूं, मैं शुरुआत वाले पे, चेराई अभिलेख वाला एक पेज मैंने छोड़ दिया था, लास्ट में लगाना था। एक बहुत बाद में चेराई जोधपुर का एक गांव है, जहां से एक अभिलेख मिलता है अपने को 936 ईस्वी का। उसमें फिर एक प्रतिहार राजा दुर्लभ राज, उसके बेटे जसकरण की जानकारी है। मतलब बाद में राजा तो बने हैं, दुर्लभ राज नाम का राजा बना है, उसका बेटा जसकरण की इसमें जानकारी मिलती है। पर बीच वाला लिनेज पूरा गड़बड़ाया हुआ है, हमें नहीं पता कि कौन कौन आए थे यहाँ पे, कौन कौन नहीं आए थे। सिंपल याद रखना कि चेराई अभिलेख कौन से वंश से संबंधित है, तो ये भी प्रतिहारों की जानकारी देता है कि प्रतिहार राजा दुर्लभ राज जो है उसका बेटा जसकरण हो भी। 861 में घंटियाला मिला है, 936 में चेराई मिला है, तो कोई ज्यादा अंतर भी तो नहीं है इनके बीच में। फिर एक अभिलेख मिला सहजपाल का अभिलेख, 1139 ईस्वी का सहजपाल का अभिलेख। सहजपाल चौहान है नाडोल का, तो नाडोल के चौहान रायपाल ने प्रतिहारों से मंडोर छीन लिया था, इसके पुत्र सहजपाल का अभिलेख मंडोर से प्राप्त हुआ है। इसका मतलब धीरे धीरे कहीं ना कहीं प्रतिहारों की शक्तियां सीमित हुई है, कमजोर हुई है, और जो दूसरे लोग हैं वो हावी होते जा रहे हैं। नाडोल यहाँ पर अपने थाई 960 के आसपास में आपके जो लाखा कदो, लक्ष्मण सिंह कदो, इधर आपके सांबर से उधर जाके स्थापना कर ही लेता है नाडोल में चौहान राज्य की। वो 201 सालों में शक्तिशाली हो गए, तो उन्होंने इन प्रतिहारों को दबाया होगा, एक बार कोई बीच में जीत लिया होगा। हालांकि बाद में भी हम देखते हैं कि मंडोर जब तक राठौड़ों को नहीं दे दिया गया था दहेज में, तब तक प्रतिहारों के पास रहा था। पर बीच में एक बार ये जीत के यहाँ पर अभिलेख लगवा के जाते हैं, तो कुछ समय के लिए ये नाडोल के चौहानों के पास रहा होगा। फिर इन प्रतिहारों की खूब अलग अलग ब्रांच हो गई। इनमें एक ब्रांच हो गई इंदा। इंदा प्रतिहार थे खूब सारे, और वो कहते हैं कि यहाँ पे कोई हमीर नाम का एक राजा बना, हमीर प्रतिहार नाम का एक राजा बना। उससे वो लोग तंग थे, अपने राजा से ही तंग थे। उधर चुंडा जो राठौड़ थे वो नई नई शक्ति बने थे यहाँ जोधपुर के अंदर, सॉरी मारवाड़ के अंदर, जोधपुर तब तक था ही नहीं, और उनका राजकुमार था चुंडा। और इन इंदाओं को लगा कि यार अपने तो इसको एक तो बाई की शादी कर देते हैं इसके साथ, अपने तो चुंडा के साथ में, तो नई नई शक्ति है, नया नया राजा बनेगा ये, तो इनके साथ संबंध बनाए जाए तो ज्यादा अच्छे रहेंगे। और इस अमीर से अपने वैसे ही तंग है, तो चुंडा कहते हैं तुम मंडोरा के बैठ जाए तो इसका और पापा कटे। तो उन भाइयों भाइयों में, प्रतिहारों में, इंदाओं में आपस में फूट पड़ गई थी। इंदाओं ने अपनी राजकुमारी की शादी की चुंडा के साथ, और मंडोर दहेज के अंदर दे दिया था। चुंडा आया होगा और उसने अमीर को कहा होगा कि रवाना हो जा, ये भाई साहब अपने रखेंगे यहाँ पे। तो कालांतर में इंदा प्रतिहारों ने अपने राजा हमीर प्रतिहार से परेशान होकर मारवाड़ के राजा चुंडा राठौड़ को मंडोर दहेज के अंदर दे दिया था। यहां से उसके बाद राठौड़ों के पास रहा वो। पहले मंडोर राजधानी थी राठौड़ों की, उसके बाद वो चले गए थे आपके जोधपुर चले गए थे जोधा जी के टाइम में। ये बात है। तो हम दो तो इनके अभिलेख है जिनके बारे में पढ़ते हैं। फिर हरिश्चंद्र से लेके कक्कुक तक के राजा तो डायरेक्ट मिल जाते हैं, जो बाउक वाली प्रशस्ति में बाउक तक मिल जाते हैं, कक्कुक वाली में कक्कुक तक मिल जाते हैं हमें। और फिर इसके बाद चेराई अभिलेख भी बताता है कि ये यहाँ पे थे। इसके बाद आपके सहजपाल वाला अभिलेख कहता है कि यहाँ पे चौहान आ गए थे। पर फाइनली हम लास्ट में मंडोर वाली जब वो शादी देखते हैं, तो यहाँ पे इंदा प्रतिहार और हमीर प्रतिहार इनके बारे में देखते हैं।